सुजलाम सुफलाम मलयज शिथिलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। हमसे तुमसे मिलकर बना देश सारा, बना देश सारा। धर्म मजहब में यूं ना इसको बांटो, साझी संस्कृति से बंधा देश सारा, बंधा देश सारा। एक है हम सभी, एक ही राष्ट्र है हमारा। वंदे मातरम, come on everyone, वंदे मातरम, वो वंदे मातरम। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से शुरू करने के लिए मैं आपके बीच में हाजिर हूं। थैंक यू सो मच भैया जी कहिन का शो। और आज शो शुरू करने से पहले एक दो चीजें बहुत साफ तौर से मैं कहना चाहता हूं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी आ गए, सारे पैनलिस्ट आ गए। बहुत साफ तौर से वन बाय वन एक करके बोलेंगे, दूसरे में कोई नहीं डिस्टर्ब करेगा, ना आगे आने की कोशिश करेगा। और दूसरी बात जो सबसे क्लियर चीज है वो ये कि पर्सनल अटैक कोई किसी पर नहीं करेगा। मुझे मालूम है 24 का चुनाव और संघर्ष बहुत ज्यादा, लेकिन इस बीच में सबसे ज्यादा संघर्ष अगर किसी का है तो वो जनता का है, और जनता के मुद्दों का है, और जनता की अपनी आवाज का है। लिहाजा मैं कोशिश करूंगा कि जनता से भी सवाल जरूर रखे जाएं, उनसे भी बातचीत जरूर हो। और जो लोग हमारे साथ यहां पे मौजूद हैं मैं उनसे तारुफ भी कराऊंगा सारे लोगों का जो मौजूद हैं। आज रितु चौधरी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। जयराम विप्लव जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। ऋतुराज आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। राघवेंद्र दुबे जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए, और बहुत ही विनीत और बड़े सुशील व्यक्ति हैं, बहुत बहुत शुक्रिया राघवेंद्र जी, थैंक यू सो मच। सूर्या मैथिल जी राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, आज बहुत सीधे चुपचाप दिखते हुए। प्रभात कुमार जी कुछ देर में हाजिर होंगे। प्रशांत बर्तवाल जी राजनीतिक विश्लेषक है, मैं चाहूंगा कि इनका आज पहली बार डिबेट में हमारी शरीक हो रहे, इनका ताली बजा के स्वागत किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभात जी, प्रशांत जी। नवल उपाध्याय जी, आप जिनको सारे लोग ऑटो वाले भैया के नाम से जानते हैं, आज हमारे साथ मौजूद हैं, और जो परिधान के साथ हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अगर आज सबसे ज्यादा कोई प्रसन्न है तो मैं हूं प्रसन्न, आपको यकीन मानिए। नेता ही बना दिया ना। हाँ जी, नेता बना दिया ना। क्या बना दिया? नेता बना दिया ना इनको। हाँ, बना दिया नहीं, वो खुद का काबिल है इसलिए वो बने हैं आज। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और हमारे साथ दया शंकर जी मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और अमित श्रीवास्तव जी राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मंच सजा हुआ है, 24 का नहीं भैया जी कहिन का सजा हुआ है। और मैंने जैसा कहा कि एक एक करके लोग बोलेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। जनता की तरफ से कोई पहले बोलना चाहता है तो जरूर। कल आप बोले थे पहले? कल नहीं बोले थे, तभी आज चेहरा मुरझाया हुआ लग रहा है। हाँ अच्छा, कहां से आना हुआ आपका? एमपी से आए हैं। इस समय जम्मू कश्मीर गया था। हाँ। 10 डेज के ट्रिप के लिए थोड़ा सा, तो वहाँ कहाँ काम करते हैं आप? मैं मध्य प्रदेश से सतना में काम करता हूँ। क्या काम करते हैं? यूनिवर्सल केबल है। अच्छा अच्छा, केबल में। तो क्या बोलना चाहते हैं साहब, बोलिए। सर मैं अभी लोग जो ये विपक्ष लोग बोलते हैं कि माहौल सब जम्मू कश्मीर खराब है, ये है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं वहाँ 10 दिन रह के आ रहा हूँ। बहुत अच्छा लगा आपको? बहुत ही अच्छा लगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय सिंह है। अजय सिंह जी, मैं आपसे भी एक बात कहना चाहता, तंबाकू खाते हैं ना आप? खाते हैं ना? तो क्या ऐसा हो सकता है कि आज के बाद आप तंबाकू खाना छोड़ दें? बिल्कुल छोड़ देंगे सर। पक्का वादा? और ये वादा मैं इसलिए ले रहा हूं कि परिवार में कौन कौन है आपके? परिवार में सभी लोग हैं। सभी लोग हैं ना? मैं उन सबके लिए वादा ले रहा हूं। ये तंबाकू छोड़ दीजिए कि उच्चारण में दोष होता है और बोलने में तकलीफ होती है। थैंक यू सर। ठीक है ना? बहुत अच्छी बात, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आप शुरू करेंगे? नहीं,
सबसे पहले आम आदमी पार्टी शुरू करेंगी। आम आदमी पार्टी क्या 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 इन्होंने तंज किया। मैंने कहा भाई पहले तो नाराज फूफा को ही शादी में मनाना पड़ा। नहीं, मैं देखिए ये अच्छा लगा, ये तंज आपका अच्छा है, मैं ये बहुत इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। तो मैं पूछ लेता हूं कि नाराज क्यों है ऋतुराज जी? देखिए बैठक में 15 पार्टी के लोग थे, आप शरीक क्यों नहीं हुए? सबसे महत्वपूर्ण ये बात है कि दिल्ली की जनता के हक और अधिकार के लिए सुप्रीम कोर्ट में हमने 8 साल की लड़ाई लड़ी और संविधान की व्याख्या करते हुए 8 साल की लड़ाई के बाद संविधान की जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है सुप्रीम कोर्ट की, वो यूनैनिमस फैसला देती है, जिसको जैसे ही सुप्रीम कोर्ट गर्मी की छुट्टियों के लिए बंद होता है, उसके बाद केंद्र सरकार अध्यादेश ला करके दिल्ली की जनता के हक और अधिकार को छीनने का काम करती है। उसके बाद हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी 11 पॉलिटिकल पार्टीज के पास जाते हैं ताकि जब ये अध्यादेश जब बिल बनकर राज्यसभा में पेश हो तो उसको गिराया जा सके और दिल्ली की जनता के हक और अधिकार को वापस जो है सो इंस्टॉल किया जा सके। लेकिन हुआ क्या, आज वहां पर विपक्षी पार्टियों की बैठक में 15 पॉलिटिकल पार्टीज थी, जिसमें से 12 पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी थी जिनकी सीटें राज्यसभा में है। 12 में से 11 पॉलिटिकल पार्टीज अपना स्टैंड क्लियर कर चुकी है कि हम दिल्ली की जनता के हक और अधिकार के साथ हैं, अध्यादेश के खिलाफ है। केवल एक पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस पार्टी कहती है अभी तक स्टैंड नहीं लिया। मतलब स्कूटर का भी स्टैंड होता है और कांग्रेस का स्टैंड नहीं। आज आम आदमी पार्टी के निशाने पर बीजेपी नहीं है, अभी तो कांग्रेस है। बाबूजी नमस्ते, कल भी आए थे क्या? एक दिन पहले आया था। एक दिन पहले आया था, वो चेहरा पहचाना लग रहा था। कहां से आना हुआ? दिल्ली से ही। दिल्ली से? क्या नाम हो गया आपका? तुलसीदास गोगिया। तुलसीदास गोगिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। और मैं कुछ कहूँ? आप जरूर कहिए, जरूर कहिएगा। मुझे थोड़ा सा अंदाजा तो है कि क्या जवाब दूं मैं? इनका जवाब देना चाहते हैं? आम आदमी पार्टी का आप जरूर दीजिएगा, आम आदमी पार्टी का जवाब जरूर दीजिएगा, लेकिन पहले कांग्रेस जवाब देगी क्योंकि आम आदमी पार्टी ने पहले सवाल कांग्रेस से पूछा। देखिए, इस समय भी आप पार्टी जो है भाजपा की बी टीम बन के काम कर रही है। यहाँ पे पूरा विपक्ष जो है संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन इनको अपना निजी जो स्वार्थ है उसी के खुद से चाल चल रहे हैं। अभी भी ऑर्डिनेंस के मामले में बार बार ये कहा गया है कि इसका जो है फ्लोर पे जो है वो फैसला होगा। क्यों बार बार तूती बजा रहे हैं? क्या माहौल खराब करना चाह रहे हैं? दो चीजें, एक तो आप बीजेपी की बी टीम कांग्रेस कहती है और दूसरा ये कहती है कि आप माहौल खराब करना चाहते हैं। मुझे आप एक बात बताइए कि जो अध्यादेश है क्या ये संविधान के खिलाफ है या संविधान के पक्ष में है? आपको संविधान की जानकारी होनी चाहिए और संविधान का व्याख्या करने के लिए ही संविधान की पीठ 5 जजों के बेंच ने उसकी व्याख्या करी है। और दूसरी बात, ये आपको तय करना है कि आप देश के साथ हैं, संविधान के साथ हैं कि मोदी के साथ हैं, आपको तय करना। आज बड़ी रोचक लड़ाई है। अब बाबूजी आ गया मैं, गोगिया जी है, रुको गोगिया जी वेरी क्विक। ये कह रहे हैं कि हम दिल्ली की जनता के लिए कर रहे हैं। हमसे पूछो 9 साल में क्या करा? और सुनो भाई ऐसा नहीं होगा। सुनो, ये अध्यादेश बिल्कुल ठीक है। दिल्ली इनके अंडर में नहीं है, दिल्ली सेंट्रल के अंडर में है, वो कुछ भी कर सकती है। बाबूजी क्या एज हो गई आपकी? मेरी 18 कम 100। 18 कम 100। प्लीज सारे लोग इनके लिए क्लैप करेंगे आज। और ये क्लैप सवाल के लिए नहीं है, ये क्लैप इसलिए क्योंकि बुजुर्ग हैं और हमारे शो में मौजूद है। मैं बच्चा हूँ। 16 के 2 हैं 32। जी बताइए। बुजुर्ग उसको बोलते हैं जो डंडा लेके चले। हाँ, मैं तो सही खड़ा हूँ। वेरी नाइस, वेरी क्विक। मैं आया जी। जवाब तो ले लीजिए आप मुझसे। ये अधिकारों के संविधान की बात कर रहे हैं, अधिकारों की बात कर रहे हैं। ये वही आम आदमी पार्टी है ना, जब कश्मीर के अधिकार छीने जा रहे थे, राज्य का दर्जा छीना जा रहा था, तो कांग्रेस जो है भाजपा के साथ खड़े हुए थे। ये वही लोग है ना। आज इनको संविधान याद आ गया, आज इनको लोकतंत्र याद आ गया, आज इनको राज्य याद आ गया। और मैं बताना चाहूँ, दिल्ली कोई आम प्रदेश नहीं है, यूनियन टेरिटरी है, देश की राजधानी है। यहाँ पे इस तरह की बातें जो है शोभा नहीं देती आम आदमी। आज इनके सारे तर्क इनके पास हैं, आपके तर्क ये दे रही हैं।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं, 12 में से 11 दल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल चुका है कि हम अध्यादेश के खिलाफ हैं। अध्यादेश संविधान के खिलाफ है, इनको तय करना पड़ेगा यह संविधान के साथ है या संविधान के जी खिलाफ है। रुके रितु वन बाय वन जयराम एक मिनट जस्ट गिव मी अ सेकंड। धन्यवाद प्रतीक जी। पहले सभी दर्शकों को भारत माता की जय वंदे मातरम। और जयराम भाई ने ना एक तंज कसा था कि फूफा नाराज है। गलत बात है जयराम भाई, जो दूल्हा बनने की तैयारी में उनको फूफा बना दिया आपने। दूसरी चीज मैं ये पूछना चाहता हूं, यहाँ तो कांग्रेस भी है, समाजवादी भी है, आम आदमी पार्टी भी है। 370 और 35A पे आप गठबंधन की बात तो कर रहे हैं राष्ट्रीय स्तर पर, आपका क्या स्टैंड है? आपके हिसाब से 370 35A इस देश के माथे पे जो कलंक था उसको यदि भाजपा ने धोया तो आप लोगों का स्टैंड क्या है? सीधी समाजवादी अंदर नाम आप रुको, कहां से आना हुआ? आज सब बड़े युवा ही लोग आ रहे हैं, क्या बात है? सारे युवा मेरे साथ। कहाँ? पानी लाओ, पहले पानी पिलाओ जी। कहाँ से आना हुआ? जी उत्तराखंड नैनीताल से। क्या नाम है? जी सूर्य प्रताप सिंह। बोलो सूर्य प्रताप। मैं यही पूछना चाहता हूं, जो अपने क्या कहते हैं आपका जो सवाल है, यहाँ जो प्रोग्राम है, मैं उस माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि भारत माता की जय और जय श्री राम। जी बाबूजी मैं 2 मिनट दीजिए। नवल जी इनको अपने बगल में बैठा लिए, मैं आया। ये काम है हमारे को काम है, हम वेट मशीन लगाते हैं यहाँ पे। रुकिए मैं आ रहा हूँ, 2 मिनट रुकिए जी। आपने सवाल पूछा ना, जवाब जी। पहली बात तो मैं भाजपा के जो पैनलिस्ट है उनसे मैं पूछना चाहती हूँ कि वो मुझे बताएं क्या उन्हें 370 की जानकारी है? भाजपा ने क्या 370 हटाई है? पहले ये मुझे बताएं। हटाई है क्या? 370 संविधान का अखंड हिस्सा है, जिसे नहीं हटाया जा मैं आपसे पूछना, मेरी बहन ये देखिए, इस देश में 2 विधान, 2 संविधान और 2 निशान का किस प्रकार से कांग्रेस समर्थन करती है। ये देश को तोड़ने वाली राजनीति करते हैं। आज जब भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के माथे से कलंक हटाया, तब भी कांग्रेस किस प्रकार की बातें कर रही है, ये पूरा देश देख रहा है। यही तो आतंकवादियों का समर्थन पिछले 60 साल से कांग्रेस करती रही है। बिना जवाब दिए नहीं। प्रतीक जी, जनता को बरगलाने का काम भाजपा करती आई है, क्यों नहीं इस बात पे जवाब दे पा रही है? क्या 370 हटाई गई है? कहाँ गए गार्ड साहब? आप वहां जाएंगे जहां जगह है। पहले पहले रस्सी के पीछे। मैं जरूर आऊंगा, ये आपका शो है, जरूर आऊंगा। जब मैं पॉलिटिकल पार्टी को वेट करने के लिए बोल सकता हूं, उनके नेता को वेट करने के लिए, तो आप सारे लोग करेंगे वेट। जी जनाब आली। प्रतीक जी, ले रहा हूं, जनता का सवाल ले रहा हूं। आपका सवाल सुन लिया मैंने जी। प्रतीक जी, बैठक के अंदर क्या हुआ होगा, ये तो यहाँ इनकी बातचीत देख के समझ में आ रहा है कि बैठक के अंदर क्या हुआ होगा। और बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें कही गई, ये तो पिछले 1 साल से 8 महीने से नीतीश कुमार जी रोज कह रहे हैं कि हम सबको इकट्ठा कर लेंगे, सब मिल के चलेंगे, फार्मूला जल्दी बना लेंगे। नया क्या हुआ? इतनी सारी कवायद नीतीश जी के उस सपने का क्या हुआ जो उन्होंने 2013 में या शायद उससे पहले देखा था? मोदी जी का नाम लेकर के प्रधानमंत्री की कुर्सी का सपना लेकर 2013 में वो हमसे गठबंधन तोड़े थे, 17 में फिर वापस आए, 22 में फिर सपना आ गया, शायद कोई आस। लेकिन अब तो संयोजक पर बात खत्म होती दिख रही है, वो भी आज घोषणा नहीं हुई। मेरी जानकारी में मंच से किसी ने यूपीए का संयोजक नीतीश कुमार जी को नहीं बनाया। लेकिन आज सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, ये विपक्षी पार्टियां एक होने की बात या एक होने का ढोंग क्यों कर रही है? यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। कारण एकमात्र है, सभी पार्टियां जो एक होने की बात कर रही है वो करप्शन के चार्जेस जांच से, और कई लोग तो जेल में बीमारी का बहाना लेकर बेल पर हैं। जी आम आदमी पार्टी विल गेट चांस। जी बुलंद बोला कि सब बहाना लेके एकता ही नहीं। देखिए, हम लोगों ने सबसे पहले ये बात स्पष्ट कर दिया था कि कोई भी विपक्षी गठबंधन या किसी भी तरह का अलायंस की बात
हमारे लिए बाद में है। सबसे पहले दिल्ली की जनता के हक और अधिकार की बात होगी। उस संवैधानिक बेंच ने जो फैसला दिया दिल्ली की जनता के हक और अधिकार के लिए, सबसे पहले बात ऑर्डिनेंस पे होगी। अगर 12 में से 11 पॉलिटिकल पार्टीज ने समर्थन दिया है, ये बीच में मत बोलिए इस तरह से। अगर 11 पॉलिटिकल पार्टीज ने फ्रंट पे आकर के समर्थन दिया है, तो ये पीछे से नूरा कुश्ती जो खेल रहे हैं, इसको हम एक्सपोज करेंगे, देश की जनता के सामने बताएंगे कि नूरा कुश्ती कौन खेल रहा है। ये पीछे से जो नूरा कुश्ती चल रही है, हमें पूरी जानकारी है कि जब भी यह अध्यादेश राज्यसभा में आएगा तो कांग्रेस भाजपा के साथ खड़ी होगी या तो वॉकआउट करेगी, हर वो काम करेगी जिससे भाजपा को एक मिनट बीजेपी। देखिए, अभी इनको सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय बड़ा चुभ रहा है। संविधान खतरे में आ गया, लोकतंत्र तो बचा ही नहीं देश में। और दूसरा निर्णय उसी कोर्ट के द्वारा निर्णय है ना कि इनके नेता जेल में रहे, करप्शन के चार्जेस प्रूव हो रहे हैं। ये बातें जब होती हैं तो ये कहते हैं संविधान नहीं है। अरे किसने जेल में रखा है? जेल में भारतीय जनता पार्टी ने नहीं रखा। जेल में इसी देश के कोर्ट ने, कानून ने, न्याय व्यवस्था ने रखा। वो मंजूर नहीं है, वो मंजूर नहीं है इनको। कोई भी केस जो है, मेरी बात सुनिए, फालतू बात मैं नहीं करता हूँ। सुनिए, मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ, आम आदमी पार्टी का जिम्मेदार प्रवक्ता होने के नाते एक बात कह रहा हूँ। हमारे 150 लोग, अरे सुनिए, सुन लो, आप समझदार आदमी। हाँ जी, 150 लोगों के ऊपर में फर्जी मुकदमे किए, 150 केसेस। जी जनाब आली, जो क्या हुआ? नहीं, इधर आइए, हटिए, इधर आइए। क्या बोला? इन्होंने बोला कोर्ट ने हमारे नेताओं को कन्विक्ट किया है जेल में। अरे गलत बात है। वो जेल में तो है ना, वो जेल में तो है। क्या बोला क्या है? आराम से हम दोनों को चांस देंगे, बराबर से चांस देंगे। अभी रुकिए, अभी नहीं जी, जल्दी बोलना चाहता हूँ। जो ये 15 दल इकट्ठे हुए हैं वहाँ बिहार में, मैं इनको 2 लाइन में बताना चाहता हूँ। ये बेचारे बिना सहारे, बिन ताले की चाबी लेकर फिरते मारे। इनके बस की बात नहीं। दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल जी 2013 में ये कहते थे कि ये सारी की सारी पार्टियां भ्रष्टाचारी हैं। आज उन्हीं के साथ खड़े हुए हैं। इतने सारे भ्रष्टाचारी कम थे कि एक भ्रष्टाचारी और आ गया। मैं कहना चाहता हूँ, जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को और बीजेपी को बता रही है, आपने सत्ता में रह करके मलाई खाई कांग्रेस के खिलाफ, और कांग्रेस के खिलाफ आप रामलीला मैदान में इनकलाब कर रहे थे। आज आप कांग्रेस के साथ गठबंधन करने की बात करें। ये भ्रष्टाचार कहता था इनकलाब जिंदाबाद, जिनके खिलाफ इनकलाब जिंदाबाद का नारा देते थे, आज उन्हीं के पास कटोरा लेकर के खड़े हुए हैं। जी लो, आम आदमी पार्टी अगर रिलक्टेंट है। देखिए, विप्लव जी ने ये कहा था कि अभी जो चार्जशीट हुई है उसके अंदर साफ मनीष सिसोदिया द्वारा ब्राइब लेने का मामला है, और यही कारण है कि इनकी बेल को इसी ग्राउंड पर रिजेक्ट किया गया। ये क्या कहेंगे यहाँ पे भ्रष्टाचार के ऊपर? पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी हुई है। चोट लगने से ही सत्येंद्र जैन को बेल मिली है, अन्यथा कोई और ग्राउंड नहीं है उनको बेल मिलती। बिल्कुल, मुझे समझ में आ रही बात, लेकिन समाजवादी पार्टी, मैं समाजवादी पार्टी का जी बोलिए। नहीं, जनता से नहीं पूछेंगे, जनता से पूछेंगे लेकिन आपसे नहीं पूछेंगे। और ये तय कर लिया, इस लड़के से कल पूछा था, आपसे मैं नहीं पूछूंगा, बाकी जनता से पूछूंगा। रुकिए चाचा, रुकिए जी। समाजवादी पार्टी, देखिए, अभी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, विचारधारा। नहीं, तो बताइए पहले मायावती ने जो कहा है। मायावती तो इनके पक्ष में वैसे ही है, आपको बता दूं उसका कारण बता दूं। जब विधानसभा चुनाव भी हुए थे पिछले, एक बात बताओ, दिल पे हाथ रख के, तुम तो रामचरितमानस वाले आदमी हो, दिल पे हाथ रख के बताओ, ये गठबंधन चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा? देखिए, बिल्कुल चल पाएगा। जब ये अपना दल के साथ घूम रहे हैं, निषाद पार्टी के पीछे घूम रहे हैं, ये राजभर पर भी डोरे डाल रहे हैं, जिनकी 2-4 सीटें, 1-2 सीटें हैं,
तो मैं ये कह रहा हूं कि मायावती जी ने जब विधानसभा चुनाव हुए, हमारी लिस्ट जारी हुई, हमारे प्रत्याशियों की लिस्ट जारी होने के बाद 125 प्रत्याशी वही बनाए जिन जिन जातियों को हमने टिकट दिया था। तो मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, लेकिन बहन जी देखिए, बहन जी का यहाँ पे कोई प्रवक्ता नहीं, लेकिन उन्होंने एक बात जो ट्वीट की है, उन्होंने कहा मुंह में राम बगल में छुरी। वो तो यही कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में जब महबूबा मुफ्ती के साथ जब गठबंधन बनाना पड़ा, तब विचारधारा कहाँ चली गई थी? अपना गम हंस के जुमाने से छुपाते रहिए और दिल मिले या न मिले हाथ मिलाते रहिए, यही इनके कारनामे। जी जनाब बोलिए, क्यों इतना बेचैन हो रहे थे आप? हैं क्या, कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। दिल्ली के रहने वाले हैं, क्या नाम है? रुके, नाम क्या है आपका? नरेश वत्स। नरेश वत्स जी, इतना परेशान क्यों थे आप? मैं इसलिए परेशान था, आज आप बहुत चुप हैं, क्यों, क्या हुआ? मौका तो देंगे ही, आम आदमी पार्टी चुप नहीं रहना चाहिए, बोलते रहना चाहिए। जी हाँ। परेशान था हाँ। कि दिल्ली का रहने वाला हूँ, हाँ। दिल्ली की बात सुनाता हूँ। 80 से पहले बीजेपी का क्या स्टैंड था कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दो। हाँ। पूर्ण राज्य का दर्जा दो। हाँ। पूर्ण राज्य का दर्जा दो। ये तो मैं बोलता हूँ 3 बार। दिल्ली को अधर उठा दिया था। हाँ। और मुख्यमंत्री बने थे खुराना, ठीक है। बाद में साहिब सिंह वर्मा। रुकिए, इतनी देर टाइम नहीं है। जी बोलो, कहाँ से आना हुआ भैया? दिल्ली से ही है। हाँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो भाजपा के यहाँ पे जो भी लीडर हैं, अदर पार्टी, भाजपा के जो भी प्रवक्ता हैं, भाजपा के प्रवक्ता से कहना, सुनिए, भाजपा के प्रवक्ता से कहना चाहता हूँ। जी बोलिए। भाजपा के प्रवक्ताओं से मैं कहना चाहता हूं कि यदि आपको घर में खड़ा होना है तो ये बेकार की किसी पे कहने पे या किसी के यहाँ दरी बिछाने से अगर आप राजनेता बन जाएंगे तो गलत है। दिल्ली के अंदर आपका एक प्रत्याशी फर्जी है, जो कि ट्वीट भी किया है उदित राज जी ने भी, और दर दर भटक रहा हूँ, और आज प्रूफ भी आ गया मेरे पास, प्रूफ भी आ गया। देखिए, अगर आपके पास प्रूफ है, सुनिए मेरी बात, अगर आपके पास प्रूफ है, आपने अगर ट्वीट किया, इतने बड़े आदमी हैं, मेरी बात सुनिए, अगर उन्होंने किया है तो मैं, देखिए, इलेक्शन कमीशन जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, वही जाके नहीं बोलेगी सर। अरे तो भैया सुप्रीम कोर्ट जाओ ना। अगर कोर्ट नीचे जो आम नागरिक है, अच्छा बात भी है, तुम्हें किसी बात पे विश्वास ही नहीं है। जी जी हाँ जी। ये मान्यवर, तुम जो, मैं समझ गया, तुम्हें समझ गया। मान्यवर ध्यान से सुनेंगे, सभी भारतवासी ध्यान से सुनेंगे। ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री जिनके रग में बसा हुआ है तन समर्पित, मन समर्पित, जीवन का क्षण क्षण समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। इनके पीछे 180 देश 58 मिनट के कार्यकाल में, भाषण में, सुपर पावर के सदन में 79 बार तालियां बजती है, 15 बार लोग खड़े होकर के जयकारा लगाते हैं। और आज हमारे गृह मंत्री जी ने कहा कि हम 300 प्लस जाएंगे। मैं उनको कहना चाहता हूं कि 500 पार जाएंगे। पूरी करिए, जल्दी जल्दी पूरा करिए। मैं ये कह रहा हूँ कि पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग करते करते सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर रहे हैं आप? नहीं 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 नहीं, पेंशन आपको मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी दिल्ली की जनता के बारे में फैसला दिया और उसको ऑर्डिनेंस के सारे छीन लिया। ठीक, चलो भरद्वाज साहब। देखिए, वर्तमान में जो परिस्थिति दिल्ली सरकार द्वारा बनाई गई है वो जनता हितैषी तो नहीं है। दूसरा विषय यह है, विपक्ष जो है वो सरासर दिशाहीन होके घूम रहा है, नेतृत्वहीन घूम रहा है। ना नेतृत्व कोई मजबूत अभी तक विपक्ष ने प्रस्तुत किया है, ना वो आगे भी प्रस्तुत कर पाएगा। जो विषय दिल्ली सरकार ने दिल्ली की जनता के सामने रखे, वह आज उस विषय से खुद ही भटक चुकी है। उसे यह नहीं पता है कि जिस सरकारों से वह मदद लेने जा रही है, उन सरकारों के विषय में तो खुद वह गलत बोल चुकी है। आज वह उन सरकारों से ही अध्यादेश के प्रति सम्मान और अध्यादेश के प्रति पक्ष में बुलवाना चाह रही है। उनका सपोर्ट बाकी लोगों के दिमाग में एक बड़ी गलतफहमी रहती है। हाँ जी, ठीक है, अब आप खड़े रहिए। एक बड़ी गलतफहमी यह है कि मीडिया में आके कुछ भी बोला जा सकता है, कुछ भी कहा जा सकता नहीं। हमारी भी जवाबदेही होती है, हमारी जवाबदेही है। और जवाबदेही यहां तक है कि अगर आपकी क्रिमिनल रिपोर्ट नहीं है और आप किसी के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं तो हमको भी प्रूफ करना पड़ेगा, मेरी भी जवाबदेही है। आप कुछ भी कहिए, अगर आपको किसी विधायक पर,
किसी एमपी पर, किसी मुख्यमंत्री पर, प्रधानमंत्री पर कोई भी इल्जाम है आपके पास, उसके रास्ते बने हैं, लेकिन पागलपन की दवा मेरे पास नहीं है। जी वेट एक मिनट रुकिए जी। प्रतीक जी, यहाँ देखिए, ये संविधान से लड़ रहे हैं, वो लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी मायावती जी से लड़ रही है, लेकिन ये जो जनता है ना, ये उसके साथ करी है जो इनके इज्जत घर के लिए लड़ रहा था, जो कोरोना में इनको टीका दिलवा रहा था, और जो आज इनकी जब अस्मिता की बात आई तो अमेरिका में भी जाके कह दिया कि तुम्हारी जितनी जनसंख्या है उतना हमारे यहाँ जनधन अकाउंट खुलवा देते हैं, हमें डेमोक्रेसी पर इन मत देना ज्ञान। ये जो ताकत होता है, रुको, बहुत जोर भगाऊंगा यहाँ से जी। ये ताकत इसलिए है क्योंकि आज बहुमत की सरकार है, ये सब मिल जाएंगे तो क्या तय हुआ है। और मजे की बात देखिए, आखिर अरविंद केजरीवाल को वो कौन सी कमजोरी पता चली कि वो बैठक के बाद बीच में भाग गए। ममता बनर्जी राहुल गांधी जी के दूल्हा घोषित होने से पहले निकल के भाग गई, ये तो इनकी मजबूरी है। लेकिन अगर ये लोग आ जाएंगे तो गठबंधन की सरकार अच्छा कि जो 26/11 का जवाब न दे पाए, या वो सरकार अच्छा जो सर्जिकल स्ट्राइक भी कर दे और आपको कोरोना का वैक्सीन भी दे दे और अमेरिका को ज्ञान भी दे। राइट जी। पैनल में सबने लगभग बोल दिया, कोई नहीं बचा। नाउ द डिबेट इज ओपन। मैं जनता से पूछना चाहूंगा, मैं बात करना चाहूंगा। जस्ट लो एक मिनट जी। मुझे ये कहना था कि मैं क्या नाम है बाबू? मेरा नाम संदेश सिंह राजपूत है। कहाँ से आना हुआ? मैं यहीं पे रहता हूँ, गाजियाबाद में। यहीं पे कहाँ? गाजियाबाद बोलो ना, मोहल्ला थोड़ी पूछेंगे ना, घर पूछेंगे। अच्छा, क्या काम करते हो? मैं अभी एंटरप्रेन्योर हूँ, मैं खुद का कुछ काम करना चाहता हूँ। कुछ का काम करना चाहते जी, बोलिए। मुझे ये कहना है कि मैं किसी भी पार्टी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बीजेपी ऐसी गवर्नमेंट है जो कि हमारे देश हित में काम करिए, तो हमारी मजबूरी है उसको सपोर्ट करना। इसीलिए हम बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि मुझे भी पता है कि बीजेपी में सारे जो एमपी एमएलए हैं सही नहीं है, लेकिन बीजेपी हमेशा देश हित के साथ खड़ी रहती है। और मैडम जैसे कह रही थी कि क्या 370 हट गया है वहां से कश्मीर से, तो मेरा कहना यह है कि चाहे 370 हटा है नहीं हटा है ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना बताना चाहता हूं आपसे कि लाल चौक पे जो तिरंगा झंडा फहर गया वो हमारे देश के लिए बहुत बड़ी बात है। एक चीज, मणिपुर में अभी एक जो लेटर आया कि उग्रवादियों से मिलकर के सरकार बना ली और बात कर रहे हैं तिरंगा झंडा लहराने की। मणिपुर जल रहा है, प्रधानमंत्री बाहर है, और मीडिया में खबर चल रही थी कि एक फोन किया तो यूक्रेन और रूस का युद्ध रुक गया। अरे अपने यहाँ गृह युद्ध के हालात हैं, 130 से ज्यादा लोग मारे गए, घर जला दिया गया, और सुनिए केंद्रीय मंत्री का घर जल गया। हो गया केंद्रीय मंत्री लगातार इनके 70 सालों में इंसर्जेंसी को लेकर क्या हालात थे पूर्वोत्तर में यह देश जानता है। आज जिस प्रकार की स्थिति है इतिहास में कभी नहीं रही, और आने वाले समय में भी चीजें ठीक हो जाएंगी। आया वक्त छोड़ दे ब्रेक का, ब्रेक के बाद भारत में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के माध्यम से इंजन बनाने का निर्णय एक लैंडमार्क एग्रीमेंट है। इससे दोनों देशों में रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे। यह आने वाले समय में हमारे रक्षा सहयोग को एक नया स्वरूप देगा। व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका के संबंध लगातार बेहतर हो रहे हैं। भारत और अमेरिका की साझेदारी के लिए इवन स्काई इज नॉट द लिमिट। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि अमेरिका के साथ एक मजबूत और भविष्य की बेहतरी के लिए साझेदारी कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर्स, स्पेस, क्वांटम और टेलीकॉम जैसे क्षेत्रों में अपना सहयोग बढ़ाकर हम एक मजबूत और फ्यूचरिस्टिक साझेदारी की रचना कर रहे हैं। अमेरिका के साथ हुई इस डील पर पूरी दुनिया की नजर थी, और जिस तरह से भारत में जेट इंजन के निर्माण पर बात बनी है, उससे आने वाले दिनों में भारत की ताकत में और इजाफा हो जाएगा। तो अमेरिका दौरे के दूसरे दिन व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया गया। उनकी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की द्विपक्षीय बातचीत हुई, और इसके बाद दोनों नेताओं ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित किया।
इस दौरान पत्रकारों के पूछे गए सवालों का प्रधानमंत्री मोदी ने जवाब दिया। पीएम मोदी ने कहा कि लोकतंत्र भारत की रगों में है और वो भारत के डीएनए में है। जब हम लोकतंत्र को लेकर जीते हैं तब भेदभाव का कोई सवाल ही नहीं उठता। जैसा राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा, भारत और अमेरिका दोनों के डीएनए में लोकतंत्र है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत सबका प्रयास, सबका विकास और सबका विश्वास का मंत्र लेकर चलता है और लोकतांत्रिक मूल्यों में कोई भेदभाव नहीं है। जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तब अगर ह्यूमन वैल्यूज नहीं है, ह्यूमैनिटी नहीं है, ह्यूमन राइट्स नहीं है, फिर तो वो डेमोक्रेसी है ही नहीं। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को भारत आने का न्योता दिया। और एक तरफ आप देखिए, जहां अमेरिका के साथ ऐतिहासिक डील हुई है, वहीं आतंकवाद पर करारा प्रहार करने का भी पूरा प्लान बना लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई पर भी चर्चा हुई। और प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और अमेरिका साथ खड़े हैं और आतंकवाद को खत्म करने के लिए सख्त से सख्त कार्रवाई की जरूरत है। आतंकवाद और कट्टरवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और अमेरिका कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। राष्ट्रपति बाइडेन के साथ बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीमा पार से आतंकवाद का मुद्दा भी उठाया और कहा कि इसे खत्म करना बेहद जरूरी है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को समाप्त करने के लिए ठोस कार्रवाई आवश्यक है। भारत हर मोर्चे पर सीमा पार से आतंकवाद का मुद्दा उठाता रहा है और जिस गंभीरता से राष्ट्रपति बाइडेन के साथ इस मुद्दे पर बात हुई, वो वाकई में पाकिस्तान की टेंशन बढ़ाने वाली है। इस बीच हल्के लड़ाकू विमान तेजस का इंजन अब भारत में ही बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे पर जाने के बाद भारत में लड़ाकू विमान बनाने वाली सरकारी कंपनी HAL के साथ अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस ने समझौता कर लिया। पहले लड़ाकू विमान तेजस का इंजन अमेरिका में बनता था, लेकिन भारत की लड़ाकू विमान बनाने वाली सरकारी कंपनी HAL के साथ हुए समझौते के बाद अब तेजस का इंजन देश में ही बनेगा। इसके साथ ही तेजस के इंजन को और ज्यादा आधुनिक किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच इस पर समझौता हुआ। भारत का लड़ाकू विमान तेजस रात में भी सटीक हमले करने की ताकत रखता है। इतना ही नहीं, तेजस दूर से ही दुश्मन के विमानों पर निशाना साधकर उन्हें ढेर करने में सक्षम है। आधुनिक तकनीक से लैस ये विमान जंग के मैदान में रडार को भी चकमा दे सकता है और ये अपने साथ मिसाइलें भी लेकर उड़ने में सक्षम है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता में रूस और यूक्रेन का मुद्दा भी उठा है। इस दौरान यूक्रेन विवाद सुलझाने पर बात हुई और प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत हमेशा से शांति का पक्षधर रहा है। हमने शुरुआत से ही इस विवाद को बातचीत से हल करने पर जोर दिया। यूक्रेन के घटनाक्रम के शुरुआत से ही भारत ने डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से इस विवाद को सुलझाने पर जोर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत इस विवाद को खत्म करने के लिए हर संभव मदद करने के लिए तैयार है। हम शांति की बहाली के लिए हर संभव योगदान देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले भी इस युद्ध को खत्म करने की बात कह चुके हैं। उन्होंने SCO समिट के दौरान कहा था कि ये वक्त युद्ध का नहीं है, जिसके बाद उनके इस बयान की कई नेताओं ने तारीफ भी की थी। उधर व्हाइट हाउस में जो बाइडेन और उनकी पत्नी जिल बाइडेन से मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री ने उन्हें कई तोहफे दिए, जिनमें गुजरात का वो हीरा भी शामिल है जिसे ग्रीन टेक्नोलॉजी के जरिए लैब में बनाया गया। प्रधानमंत्री ने अमेरिका के राष्ट्रपति और वहां की फर्स्ट लेडी को कई तोहफे दिए, जिनमें पूरे भारत की झलक दिखाई दी। इन तोहफों में गुजरात की लैब में बना 7.5 कैरेट का हीरा भी शामिल था, जो आजादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर बनाया गया और व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री ने इसे जिल बाइडेन को तोहफे में दिया। 7.5 कैरेट के हीरे के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति बाइडेन को भी कई तोहफे दिए, जिनमें पूरे भारत की झलक नजर आई। क्योंकि इन तोहफों में पंजाब का घी, राजस्थान का सोने का सिक्का, महाराष्ट्र का गुड़, उत्तराखंड का चावल, मैसूर का चंदन का टुकड़ा और भगवान गणेश की मूर्ति शामिल है। और उधर अमेरिकी संसद में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जलवा नजर आया। अमेरिकी संसद में पीएम मोदी का शानदार और भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान वहां मौजूद अमेरिका का हर सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हाथ मिलाने को आतुर दिखा। जैसे ही प्रधानमंत्री अमेरिकी संसद में दाखिल हुए, हर तरफ तालियों की गूंज सुनाई दी। तो दूसरी तरफ अमेरिकी संसद में मोदी मोदी के नारे भी लगने लगे। मानो कुछ पल के लिए ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अमेरिका नहीं भारत की संसद हो।
इस दौरान प्रधानमंत्री ने अमेरिकी सांसदों से हाथ मिलाया और उनका अभिवादन किया। जिस वक्त प्रधानमंत्री अमेरिका की संसद में बोल रहे थे, उस वक्त भी अमेरिकी सांसदों ने कई बार खड़े होकर उनका अभिवादन किया और मोदी मोदी के नारे भी लगे। इससे पहले स्पीकर केविन मैकार्थी ने भी प्रधानमंत्री का स्वागत किया और उन्होंने ट्वीट में लिखा कि दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र की कांग्रेस को संबोधित करने के लिए दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता का स्वागत करना सौभाग्य की बात है। अमेरिकी संसद में जिस गर्मजोशी से प्रधानमंत्री का स्वागत हुआ, वो दुनिया में भारत की बढ़ती लोकप्रियता का सबूत है। एक तरफ अमेरिकी संसद में पीएम का शानदार स्वागत हुआ, तो कैपिटल हिल के बाहर भी भारतीय समुदाय के लोग जमा हुए। इन लोगों ने भारत माता की जय, वंदे मातरम और वेलकम मोदी के नारे लगाए। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे के बीच राष्ट्रपति बाइडेन H-1B वीजा में ढील देने को तैयार हो गए, जिसका सीधा फायदा उन हजारों भारतीयों को होगा जो काम की तलाश में या रहने के लिए अमेरिका जाना चाहते हैं। मतलब यह कि H-1B वीजा में ढील मिलने के बाद भारतीयों का अमेरिका जाना और वहां रहना और भी आसान हो जाएगा, क्योंकि अब तक भारत के लोगों को अमेरिकी वीजा के लिए महीनों तक इंतजार करना पड़ता है। H-1B वीजा एक गैर प्रवासी वीजा है जिसे अमेरिकी कंपनियों में अमेरिकी संसद में लगे मोदी मोदी के नारे, सांसदों ने पीएम के साथ ली सेल्फी, ऑटोग्राफ भी लेते दिखाई दिए। कई सांसद 16 बार खड़े होकर पीएम को दिया सम्मान। पटना में हुई विपक्षी नेताओं की बैठक में मिलकर 2024 का चुनाव लड़ने पर बनी सहमति। आगे की रणनीति पर अगले महीने फिर होगी बैठक। एक एजेंडे पर काम करने का जोर। विपक्षी एकता की कोशिश पर बीजेपी ने साधा निशाना। अनुराग ठाकुर ने ट्वीट कर कहा, 2024 से पहले इकट्ठा हो रही है नाटक मंडली। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बताया स्वार्थ का गठबंधन। स्वार्थ का गठबंधन, निशाने पर हिंदुस्तान। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कमला हैरिस की तरफ हाथ से इशारा किया, जिसके बाद पूरा सदन तालियों से गूंज उठा। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे यहाँ 2500 राजनीतिक दल हैं और 22 भाषाएं हैं और हजारों बोलियां बोली जाती हैं, लेकिन हम सबकी आवाज एक होती है। हमारे यहाँ हर 100 मील पर खान पान बदल जाते हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री ने दुनिया को भारत की महिला शक्ति का भी एहसास कराया। उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था, सेना और सरकार में हर जगह आज महिलाएं बड़ी भूमिका निभा रही हैं। और अमेरिका के व्हाइट हाउस पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार और भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि ये मेरा स्वागत नहीं है, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का स्वागत है। व्हाइट हाउस पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनकी पत्नी फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन पहुंची, जिसके बाद दोनों नेताओं ने व्हाइट हाउस में आए हजारों भारतीय और अमेरिकी नागरिकों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि एक बड़ा सम्मान है। इस सम्मान के लिए मैं भारत की 140 करोड़ जनता के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। इस दौरान अमेरिका के लोगों का उत्साह देखते हुए उन्होंने अपनी 2016 में की गई यात्रा को भी याद किया। भारत और अमेरिका के बीच कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई है, साथ ही टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर भी सहमति बन गई है और जेट इंजन को लेकर भी ऐतिहासिक डील हुई है और इसी पर पूरी दुनिया की नजर थी। और इस डील को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लैंडमार्क बताया। उन्होंने कहा कि इस डील से दोनों देशों के बीच रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। भारत में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के माध्यम से इंजन बनाने का निर्णय एक लैंडमार्क एग्रीमेंट है। इससे दोनों देशों में रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे। यह आने वाले समय में हमारे रक्षा सहयोग को एक नया स्वरूप देगा। व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका के संबंध लगातार बेहतर हो रहे हैं। भारत और अमेरिका की साझेदारी के लिए इवन स्काई इज नॉट द लिमिट। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि अमेरिका के साथ एक मजबूत और भविष्य की बेहतरी के लिए साझेदारी कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर्स, स्पेस, क्वांटम और टेलीकॉम जैसे क्षेत्रों में अपना सहयोग बढ़ाकर हम एक मजबूत और फ्यूचरिस्टिक साझेदारी की रचना कर रहे हैं। अमेरिका के साथ हुई इस डील पर पूरी दुनिया की नजर थी और जिस तरह से भारत में जेट इंजन के निर्माण पर बात बनी है, उससे आने वाले दिनों में भारत की ताकत में और इजाफा हो जाएगा।
तो अमेरिका दौरे के दूसरे दिन व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया गया। उनकी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की द्विपक्षीय बातचीत हुई और इसके बाद दोनों नेताओं ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित किया। इस दौरान पत्रकारों के पूछे गए सवालों का प्रधानमंत्री मोदी ने जवाब दिया। पीएम मोदी ने कहा कि लोकतंत्र भारत की रगों में है और वो भारत के डीएनए में है। जब हम लोकतंत्र को लेकर जीते हैं तब भेदभाव का कोई सवाल ही नहीं उठता। जैसा राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा, भारत और अमेरिका दोनों के डीएनए में लोकतंत्र है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत सबका प्रयास, सबका विकास और सबका विश्वास का मंत्र लेकर चलता है और लोकतांत्रिक मूल्यों में कोई भेदभाव नहीं है। जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तब अगर ह्यूमन वैल्यूज नहीं है, ह्यूमैनिटी नहीं है, ह्यूमन राइट्स नहीं है, फिर तो वो डेमोक्रेसी है ही नहीं। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को भारत आने का न्योता दिया। और एक तरफ आप देखिए, जहां अमेरिका के साथ ऐतिहासिक डील हुई है, वहीं आतंकवाद पर करारा प्रहार करने का भी पूरा प्लान बना लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई पर भी चर्चा हुई और प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और अमेरिका साथ खड़े हैं और आतंकवाद को खत्म करने के लिए सख्त से सख्त कार्रवाई की जरूरत है। आतंकवाद और कट्टरवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और अमेरिका कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। राष्ट्रपति बाइडेन के साथ बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीमा पार से आतंकवाद का मुद्दा भी उठाया और कहा कि इसे खत्म करना बेहद जरूरी है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को समाप्त करने के लिए ठोस कार्रवाई आवश्यक है। भारत हर मोर्चे पर सीमा पार से आतंकवाद का मुद्दा उठाता रहा है और जिस गंभीरता से राष्ट्रपति बाइडेन के साथ इस मुद्दे पर बात हुई वो वाकई में पाकिस्तान की टेंशन बढ़ाने वाली है। इस बीच हल्के लड़ाकू विमान तेजस का इंजन अब भारत में ही बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे पर जाने के बाद भारत में लड़ाकू विमान बनाने वाली सरकारी कंपनी HAL के साथ अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस ने समझौता कर लिया। पहले लड़ाकू विमान तेजस का इंजन अमेरिका में बनता था, लेकिन भारत की लड़ाकू विमान बनाने वाली सरकारी कंपनी HAL के साथ हुए समझौते के बाद अब तेजस का इंजन देश में ही बनेगा। इसके साथ ही तेजस के इंजन को और ज्यादा आधुनिक किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच इस पर समझौता हुआ। भारत का लड़ाकू विमान तेजस रात में भी सटीक हमले करने की ताकत रखता है। इतना ही नहीं, तेजस दूर से ही दुश्मन के विमानों पर निशाना साधकर उन्हें ढेर करने में सक्षम है। आधुनिक तकनीक से लैस ये विमान जंग के मैदान में रडार को भी चकमा दे सकता है और ये अपने साथ मिसाइलें भी लेकर उड़ने में सक्षम है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता में रूस और यूक्रेन का मुद्दा भी उठा है। इस दौरान यूक्रेन विवाद सुलझाने पर बात हुई और प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत हमेशा से शांति का पक्षधर रहा है। हमने शुरुआत से ही इस विवाद को बातचीत से हल करने पर जोर दिया। यूक्रेन के घटनाक्रम के शुरुआत से ही भारत ने डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से इस विवाद को सुलझाने पर जोर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत इस विवाद को खत्म करने के लिए हर संभव मदद करने के लिए तैयार है। हम शांति की बहाली के लिए हर संभव योगदान देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले भी इस युद्ध को खत्म करने की बात कह चुके हैं। उन्होंने SCO समिट के दौरान कहा था कि ये वक्त युद्ध का नहीं है, जिसके बाद उनके इस बयान की कई नेताओं ने तारीफ भी की थी। उधर व्हाइट हाउस में जो बाइडेन और उनकी पत्नी जिल बाइडेन से मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री ने उन्हें कई तोहफे दिए, जिनमें गुजरात का वो हीरा भी शामिल है जिसे ग्रीन टेक्नोलॉजी के जरिए लैब में बनाया गया। प्रधानमंत्री ने अमेरिका के राष्ट्रपति और वहां की फर्स्ट लेडी को कई तोहफे दिए, जिनमें पूरे भारत की झलक दिखाई दी। इन तोहफों में गुजरात की लैब में बना 7.5 कैरेट का हीरा भी शामिल था, जो आजादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर बनाया गया और व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री ने इसे जिल बाइडेन को तोहफे में दिया। 7.5 कैरेट के हीरे के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति बाइडेन को भी कई तोहफे दिए, जिनमें पूरे भारत की झलक नजर आई। क्योंकि इन तोहफों में पंजाब का घी, राजस्थान का सोने का सिक्का, महाराष्ट्र का गुड़, उत्तराखंड का चावल, मैसूर का चंदन का टुकड़ा और भगवान गणेश की मूर्ति शामिल है। और उधर अमेरिकी संसद में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जलवा नजर आया।
का आपा खोए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और को शीतल करे, और को शीतल करे, आप शीतल होए कबीरा, आप शीतल हो। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर कबीरा, फल लागे अति दूर। खड़ा कबीरा चौक पर, मांगे सबकी खैर, खड़ा कबीरा चौक पर, मांगे सबकी खैर, ना काऊ से दोस्ती, ना काऊ से दोस्ती, ना काऊ से पैर कबीरा, ना काऊ से पैर। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया एवी ब्रदर्स, अक्षय, विकास, मृदुल, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज मृदुल ने बजाया और इसमें उन्होंने बहुत ही बढ़िया बजाया आपने, थैंक यू सो मच। और बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी, अपनी फिल्म पूरी करके कलकत्ता से वापस आ गए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। दो बातें बस छोटी छोटी, किसी को पेंशन से प्रॉब्लम है, डीटीसी का प्रोग्राम यही है जहां आप आके खड़े होते हैं। किसी को कॉरपोरेटर से परेशानी है कि वो गलती से चुन लिया गया है, प्रोग्राम यही है। किसी को मुख्यमंत्री से समस्या है, प्रोग्राम यही है। किसी को प्रधानमंत्री से समस्या है, प्रोग्राम, जोर से बोला करो भगाऊंगा, प्रोग्राम यही है। तो फिर ऐसा करो, इसी प्रोग्राम की गर्दन देते हैं दबा, ना रहेगा बांस। अरे थोड़ा, लोग कहते हैं कि मेरी बात नहीं सुनते, पेंशन के लिए मैं आया हूं, आपके अधिकार के लिए लड़ रहा हूं। बिल्कुल कहूंगा, आपकी पेंशन जरूर मिलनी चाहिए। बुजुर्गों का काम घर में बैठ के प्रोग्राम देखने का है, ना कि तख्ती लेके खड़े होने का। मैं पूरी सहानुभूति रखता हूं आपके साथ, आपकी बातें डीटीसी की जो है सुनी जाए, न्याय मिले। चलिए, लेकिन गुरुजी सवाल यह है कि तमाम और लोगों के भी न्याय की बातें हैं। अपना ही घर भर जाए, बाकी दूसरे की चिंता नहीं है। हाँ, मैं सबके हित की बात कर रहा हूं। तो सवाल यह है कि ज्यादा बोलने वाला भी गड़बड़ है। मैं आ रहा हूं सर, मैंने जो बात कही बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज आम आदमी पार्टी का जो पढ़िए, मैं एक बात ही कह रहा हूं आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट है, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से कह रहा हूं, प्लीज प्लीज, अगर आपको प्रोग्राम में शरीक होना है तो सभ्यता का पहले परिचय दीजिए। आपको कॉर्पोरेटर से कोई शिकायत है ना, कोर्ट जाइए, इलेक्शन कमीशन जाइए, रिपोर्ट लिखाइए, उसके खिलाफ इतनी धाराएं लिखाइए कि जमानत ना हो उसकी। और क्या कहूं मैं, बताइए। और जब लिखा लीजिए तो फिर यहां आइए कि मैंने लिखवा दिया है, बिल्कुल आइए, तब जरूर बताने आइए। लेकिन अगर आप सिर्फ यही कहेंगे कि नहीं नहीं आप गलत हैं, मैं गलत हूं, तो मेरे पास भी लोगों के पास है, खून से लिख के लाए हैं, भैया जी आपकी आवाज जो है रोशन करती है और मेरी बाकी उम्र भी आपको लग जाए। खून से लिख के लाएं। सवाल खून से लिखने की नहीं ना, आपकी आवाज की। आपको तो परेशानी है, मैं आपको इलाज कराऊंगा। लेकिन सवाल यह है कि अगर एक एक करके बोलेंगे ना, आराम से बोलेंगे, मैं सबकी आवाज सुनूंगा आराम से। जी, पेंशन की बात है, जी बोलिए। मुख्यमंत्री जी बुजुर्ग आदमियों को तीर्थ यात्राएं कराते हैं, बड़ी खुश है। और हम बुजुर्ग आदमी सीनियर सिटीजन होने के बावजूद जो हमारा राइट है, हमारी पेंशन वो हमें नहीं मिलती। दिल्ली में मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ।
हमारे बच्चे, हमारी मिसेज, हमारे बुजुर्ग। डिपार्टमेंट कौन सा है? डीटीसी, दिल्ली परिवहन निगम। जी, आप लोगों ने बड़ी सेवाएं करी हैं दिल्ली की, और आपके ऊपर सहानुभूति पूर्वक विचार होना चाहिए और जरूर पेंशन मिलनी चाहिए। और किसी की कोई बात है तो बताओ भाई जल्दी से, या मैं प्रोग्राम शुरू करूं? जी, प्रोग्राम, जी बिल्कुल, आपकी बात है। अरे इसी बात की तो लड़ाई है कि दिल्ली के अंदर में किस तरीके से ये ब्यूरोक्रेसी के ऊपर कब्जा करके मोहल्ला क्लिनिक की दवाई रोकी जा रही है, बुजुर्गों की पेंशन रोकी जा रही है। ये दिल्ली सरकार, वो केंद्र सरकार रोक रही है। अरे भैया बात यही है ना, एक बात बताइए आप। भाई एक बात ध्यान मैं भी कहूंगा कि यहाँ सब ऐसा नहीं कि सब मूर्ख ही लोग आके शो कर रहे हैं, सब सारे लोग जानकार हैं। ये ना सोचना कि इधर से पकड़ो बात कहीं कहा एटॉमिक न्यूक्लियर एनर्जी की बात हो रही है। थोड़ी देर में आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता कहता अध्यादेश अध्यादेश अध्यादेश, न्यूक्लियर फिजिक्स पे बात हो रही है, अध्यादेश में चले जाते हो। अध्यादेश क्या है? वही तो मैं समझा रहा हूँ, आप बोलने का मौका तो दो। आपने बुलाया है हमें, कुछ बोलना हमें भी दो भैया, है ना। हम आपसे यही कह रहे हैं, ये अध्यादेश किस लिए है? ब्यूरोक्रेट्स को डेमोक्रेट्स के सर पे बैठा दिया, यही तो अध्यादेश है। ये बुजुर्गों का पेंशन रोक रहे, गरीबों की दवाई रोक रहे, स्कूल रोक रहे, अस्पताल रोक रहे, यही तो बात है। लड़ाई इसी बात की है। बोलने दोगे तब तो पता चलेगा देश को कि दिल्ली में हो क्या रहा है। प्रतीक जी, हमने 28-29 साल तक 35-40 साल तक नौकरी की है। हमारा जो एम्प्लॉयर शेयर है वो भी आज कंपनी के बाद जमा है, सरकार के बाद जमा है। उसके बावजूद भी हमारे को पेंशन नहीं मिल रही है। कम से कम 20 लाख रुपए एक आदमी का अभी भी डीटीसी के बाद जमा है, जो एम्प्लॉयर शेयर होता है। हम बार बार जो है लेटर लिख रहे हैं, परिवहन मंत्री को भी हमने लेटर लिखा। क्या जवाब आता है? हमने कोई एक भी जवाब नहीं आया अभी तक, हमें एक भी मीटिंग नहीं मिली है। हम चाहते हैं परिवहन मंत्री हमें बताएं कि राज्यपाल जी हमारे काम में रोड़ा बन रहे हैं, हम राज्यपाल के हमें धरना देंगे। हमें यहाँ राजनीति नहीं करनी, हमें केवल अपनी पेंशन चाहिए। जी बिल्कुल, दूध का दूध और पानी का पानी, हाथ कंगन को अर्शी का। फिर वही बात कहूंगा, कब से रुकी है? अध्यादेश कब आया? पेंशन कब से मांग रहे? कितने साल से सरकार है? अरे भैया, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। इनको किसी चीज पर विश्वास नहीं है। ये अर्बन नक्सल लोग हैं, इनकी भाषा देख लीजिए। प्रत्युत्तर में है प्रतीक जी, माइक ना हटाइएगा। जो देश के प्रधानमंत्री के लिए कैसे शब्द प्रयोग कर रहा हूँ, वो अर्बन नक्सल नहीं तो और क्या है? जी, बहुत सभ्यता के साथ पांडे जी ना, सजा तो यहाँ बड़े बड़ों को मिल गई और आपको भी मिलेगी। आज आप बैठिए और इंतजार करिए, कल का जब बारी आएगी तब ना। इनको कहिए माइक जब ना रहे। प्रतीक जी, फिर से वही जो देश में राजनीति चल रही है उसका स्वरूप जो है आपकी। भाई आराम से आराम से आराम से आराम से, भाई साहब आपके जितने नंबर बढ़ने तो मिल गए। कॉर्पोरेटर का चुनाव मिलेगा, आम आदमी पार्टी का टिकट मिलेगा आपको। इनको समझाइए जी जी। जब नहीं है क्यों चिल्ला रहे? फिर से वही जो देश में राजनीति का स्वरूप है वो आपकी डिबेट में भी देखने को मिल रहा है कि मुद्दों को भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं आपकी एक बात का ऊपर रखना चाहूंगी कि आपने भी बोला, क्या ये जो मीटिंग हुई है, क्या ये जो विपक्ष है ये होगा भी क्या? हाँ। ये होगा भी क्या, आपने ये पूछा। तो मैं आपको याद दिला दूं कि 2003 में शिमला में सभी विपक्षी पार्टियों ने मिलकर मीटिंग की थी। उसमें जो सलाह करी गई थी सभी विपक्षी पार्टियों ने, और अटल बिहारी की सरकार को गिराया गया था। दूसरी बात यह है कि अभी का मैं बता देती हूँ आपको कि अभी जो है, जब प्रधानमंत्री जी योगा सिखा रहे थे ना अमेरिका में, उस वक्त सेम उसी वक्त में अमेरिका ने साजिद मीर को ग्लोबल आतंकवादी घोषित किया और उस पर चाइना ने बाइकआउट कर दिया, यानी कि उसने समर्थन नहीं दिया। और लेकिन मोदी जी ने इस पर एक शब्द नहीं बोला, उन्होंने अपनी पॉलिसी अभी तक जाहिर नहीं की। क्यों आतंकवादियों को आतंकवादी कहने में शर्माते हैं? दूसरी बात, आतंकवादी को आतंकवादी, बस अब आप रुकिए, रितु आप वेट रितु 51 हो गया। प्रतीक जी, आतंकवादियों के सहानुभूति रखने वाली पार्टी ये सब बातें जब करती है तो उनका दोहरा चरित्र सामने आता है। अभी राहुल गांधी जी ने अपने अमेरिकी दौरे में जो कुछ कहा वो देश और दुनिया के सामने है। वो किसके पक्ष में थे? और बाल्टी भर आंसू बहाया करती थी सोनिया गांधी। खुद सलमान खुर्शीद ने सभाओं में कहा, बटला हाउस के हमारे बेटे मार दिए। कौन रो रहा था? सोनिया गांधी। आज आतंकवादी घटनाएं नहीं हो रही। आज इसी दिल्ली में कनॉट प्लेस में वो नहीं सुनाई पड़ता है। प्रत्येक जी, ये बदतमीजी नहीं हो रही है क्या? आप मुझे बीच में आपने रोका था उस समय। नहीं, आप उनको बोलिए। नहीं बोलिए, ये क्या तरीका है? क्या तरीका है? बोले दीजिए। नहीं, अरे भाई मैं कान बंद कर लूं क्या? भाई ऋतुराज, क्या है ये? भाई ऋतुराज, ये क्या तरीका है? नहीं, ये क्या है तरीका भाई? ये बैठिए ऋतुराज,
ये दिस इज द लास्ट टाइम आई एम कॉलिंग, दिस इज द लास्ट टाइम। नो यू प्लीज सिट अप। आपको भी मैं बाहर निकाल सकता हूं, आप भी प्लीज जाइए बाहर। नो नो प्लीज गो, नहीं जाइए, आप बाहर जाइए, शो के बाहर जाइए, शो के बाहर जाइए आप। नो 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 जाइए शो के बाहर, नो शो के बाहर जाइए। नहीं पूछूंगा, नहीं पूछूंगा, मैं नहीं पूछूंगा आपसे। देखिए जो विपक्षी एकता है उससे इसलिए बीजेपी को दर्द हो रहा है, उनके पेट में मरोड़ हो गया, क्योंकि बीजेपी के साथ जो पार्टियां हैं वो आने तैयार हैं। बीजेपी अमरवेल की तरह है, अमरवेल की तरह इसलिए कि जिस पार्टी के सहारे बीजेपी बढ़ी पड़ी पौड़ी, उस पार्टी को ही खत्म कर दिया। चाहे अकाली दल हो, चाहे शिवसेना हो, चाहे नीतीश कुमार, लेकिन समय से चेत गए तो उन्होंने इस बीमारी को खत्म कर दिया। इनका परहित हानि लाभ जिन केरे और उजरे हरस विषाद बसेरे, ये बीजेपी का काम है। जी नीतीश कुमार 2005 में पहली बार सरकार में आए थे, मुख्यमंत्री बने थे, तो लोजपा को तोड़कर आज मांझी जी बच गए। आप जो नीतीश कुमार को कह रहे हैं बचने का, असल तो मांझी बचे। बैठिए, कहाँ चले गए? सूर्या जी बदल गए। बढ़िए बढ़िए। और दूसरी बात कि अगर लोजपा के 29 में से 30 में 29 विधायक को तोड़ ले नीतीश कुमार, तो सुशासन बाबू मांझी कहे कि मेरी पार्टी तोड़ रहे हैं तो बहुत खराब मांझी। लेकिन इतिहास इससे नहीं बदलेगा। समाजवादी पार्टी लोकदल से था, किसके कंधे पे बैठे थे नेताजी और किनके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे नेताजी। 90 से डेट वाइज मैं इतिहास गिना दूंगा, इतिहास मत बताइएगा, क्योंकि देश की जनता सब जानती है। एक तरीका यह भी होता है डिबेट करने का। बहुत शांति से अपनी बात कही, पढ़ लिख के आए, तैयारी करके आए और बोल दिया। और जो तैयारी करके नहीं आता वो हल्ला सबसे ज्यादा मचाता है। होता चना बाजे घना। कौन भाग गया? भाग तो आपको मैं गिन नहीं रहा हूं शो में, और मैं इसको बेशर्मी की हद तक कहता हूं। आप बैठे रहे, मैं गिन नहीं रहा हूं शो में। पांडे जी खड़े होइए, शो में टाइम से आइए वरना मत आइए। ट्रैफिक के कारण मेरी कोई गलती नहीं है, गाड़ी लेट पहुंची इसलिए। नहीं, गाड़ी लेट पहुंची है नहीं पहुंची मुझे मतलब नहीं, अपने हिसाब से आइए प्रोग्राम। चलिए जी। सर्वप्रथम भाई बैठिए जी। सर्वप्रथम पूरा प्रोग्राम मेरा डिस्टर्ब मत करिए। सर्वप्रथम हमारे नवल भाई के पिताजी के साथ कुछ घटना हुई है, बहुत परेशान है, मेरी गहरी संवेदना है। क्या हो गया? पुलिस वाला तो मेरी गहरी संवेदना है। और दूसरी बात कि विपक्षी एकता की बात चल रही थी, बस 4 पंक्ति कहूंगा और अपनी बात खत्म कर लूंगा। जी खंडेलवाल साहब प्लीज ध्यान दीजिएगा जी। कि कारवां जो चाहिए था आज हमको मिल गया, देखकर हुंकार दिल्ली का सिंहासन हिल गया। धीर भी है, वीर भी है और लड़ना जानते हैं, तख्त की हर ज्यादती को हंस के सहना जानते हैं। मानता हूं आज फिर से सत्य पे आघात है। वो डरे क्या, वो झुके क्या, सत्य जिसके साथ है। चीर तम के वक्ष को, हाँ चीर तम के वक्ष को, दिनकर निकलना जानते हैं। तख्त की हर ज्यादती को हंस के सहना जानते हैं। और पटना वो धरती है, बिहार वो धरती है जहां क्रांति का आगाज होता आया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने पहली बार बापू को बुलाया था, आगाज हुआ था स्वाधीनता संग्राम का। बिहार वो धरती है जहां चाणक्य ने, अरे बगल में एक जगह खड़े थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आए। दुनिया भर की बातें इतनी देर ड्रामा बता रहे हैं आप। नहीं, अब ये होगा। अब क्या होगा? जब समय पे आएंगे तभी तो होगा। प्रतीक जी, विषय शुरू हुआ है पेंशन से। बहुत बढ़िया पांडे जी, बहुत अच्छी स्वरचित है आज जी। पेंशन अरे कवि हैं वो। डीटीसी के पेंशन, आम आदमी पार्टी ना कहती तो होता ही ना। बढ़िया, कोई बात नहीं। डीटीसी के पेंशन के व्यक्तियों के बुजुर्गों की पेंशनों से विषय शुरू हुआ। अरे आराम से राकेश। अध्यादेश की विषय पे था, लेकिन जो डीटीसी पेंशनधारियों की रही वह बहुत पुराना विषय रहा है। यहीं से मात्र 500 मीटर की दूरी पे अगर आप देखेंगे, कनॉट प्लेस में ही एक दिल्ली सरकार के ही कई सारे ऐसे दफ्तर रहे हैं जहां पर दिल्ली सरकार के नियमों के द्वारा और उनके कई सारे ऐसे रूल्स ऐसे बनाए गए जिनके द्वारा लोगों की छटनियां हुई हैं। ये मैं उस कर्मचारी और उस दफ्तर की बात कर रहा हूं जो हम यहाँ पे DSII से बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये लोग कह रहे हैं कि अध्यादेश आया है, अध्यादेश से हमारा। बैठ जाओ, कहाँ से आना हुआ है? हम तो सोचे थे सूर्या जी खड़े हैं। बैठिए। तो विषय यही है, बैठिए मथुरा बाजी। जो